Hi guys, welcome back to my YouTube channel Tanisha Lik, and I am your one and only favorite Tanisha Jaiswal, first professional MBBS student in RDMC Ayodhya. So this video will be a eye opener for those who are scoring very less marks in mock test during last phase of preparation. So इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन इन नीट, जिसमें टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड मैं आपको टेस्ट देने का तरीका बताने वाली हूँ जिसमें आप मिनिमम सिली मिस्टेक्स करोगे वाइल गिविंग टेस्ट, दैट विल इनडायरेक्टली हेल्प यू टू इंक्रीज योर मार्क्स as well as confidence and will keep you motivated throughout your NEET preparation. So without any further ado, let's get started. सो फर्स्ट टॉपिक जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ वो है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, जो मेरा खुद का बनाया हुआ है इन परसेंटेज। तो तुम्हारा सिलेक्शन परसेंटेज रेशियो जो है ना, किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। 60% डिपेंड करता है कि तुम पढ़ाई कैसे करते हो, कहाँ से करते हो, तुम्हारे बेसिक्स कंसेप्ट्स कितने क्लियर हैं, प्लस तुम टेस्ट रेगुलरली देते हो कि नहीं। 30% डिपेंड करता है आपका टेस्ट एनालिसिस से। अब टेस्ट एनालिसिस को 30 एंड पढ़ाई और टेस्ट को 60 क्यों दिया है? क्योंकि टेस्ट एनालिसिस बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें गलतियां करने की आदत है और गलतियों से सीखने की आदत है। आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतनी ज़्यादा गलतियां करोगे और उतनी ज़्यादा गलतियों से सीखोगे, और तुम्हें पर्टिकुलरली समझ में आएगा कि तुम किस टॉपिक में वीक हो और किस टॉपिक में स्ट्रॉन्ग हो और किस टॉपिक में तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी है। क्योंकि हम 100 चैप्टर के सारे टॉपिक्स इक्वली कवर या प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। आप जब एक ही टॉपिक के क्वेश्चंस बार बार देखोगे एक ही पैटर्न के, तो आपके दिमाग को ये भी पता लग जाएगा कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम, व्हाट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। जैसे हम लोग ब्लाइंडली पढ़ते हैं, जो बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं ना, वो कोई भी चैप्टर को ब्लाइंडली पढ़ते हैं, मतलब इक्वली सबको उतना इंपॉर्टेंस देना, या कुछ मेजर टॉपिक को छोड़ जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता है कि क्या मार्किंग्स है चैप्टर के। तो ये मार्किंग्स PYQ और हमें टेस्ट से ही पता लगता है। खैर टीचर तो बताता ही है पढ़ाते हुए, एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न जब टीचर्स एंड मेंटर्स सारे बोलते हैं कि यू हैव टू गिव टेस्ट रेगुलरली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ टेस्ट ऑल्सो फॉर्म्स द मेजर क्राइटेरिया ऑफ योर सिलेक्शन। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी आई बिलीव पढ़ाई लिखाई टेस्ट एंड टेस्ट एनालिसिस तो ठीक है, लेकिन टेस्ट के बाद जो नंबर हमको जो नंबर देखने के बाद हम मेंटली अफेक्ट होते हैं, वो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है सिलेक्शन का। क्योंकि वो नंबर हमें कभी कभी इतना ज़्यादा डिमोटिवेट करता है कि हमें बुक उठाने तक का मन नहीं होता है, एंड कभी कभी हमें इतना ज़्यादा खुश और इतना पम्प अप कर देता है कि हम अपना प्रिपरेशन और बेहतरीन कर पाते हैं। तो सबसे मेजर रोल मेरे अकॉर्डिंग तो उसका ही होना चाहिए जिसके ऊपर कभी किसी ने बात नहीं किया। आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ टेस्ट, इसमें मैं बहुत ही प्यारा और एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। बट एक चीज़ याद रखना, जो भी तुम टेस्ट दे रहे हो दैट इज़ द टेस्ट ऑफ योर मॉक टेस्ट, जो कभी कोई नहीं पूछता है, एंड इट डजंट डिफाइन योर फाइनल पोटेंशियल, दैट इज़ नॉट your NEET score. And never compare your test marks with NEET score कि टेस्ट मार्क्स से NEET में ज़्यादा ही आएगा और कितना ज़्यादा आएगा या कम आएगा, क्योंकि मेरा कम हुआ है, लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत वेरिएशंस है। यू कैन नॉट कंपेयर योर मॉक टेस्ट स्कोर्स एंड NEET स्कोर्स, कोई भी लेवल पे नहीं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, टेस्ट कहाँ से देना है। सबसे ज़्यादा जो मैं रिकमेंड करूँगी कि तुम टेस्ट ऑफलाइन दो, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नहीं देना, रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट का देना, जिसमें है ना कि तुम्हें AIR रैंक और तुम्हारी परफॉर्मेंस पता लग सके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में, क्योंकि दैट विल इनडायरेक्टली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर सेल्फ, क्योंकि तुम्हें अपना लेवल पता होगा कि तुम उतने बच्चों में कहाँ स्टैंड करते हो। ओके, OMR, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों को बेस्ट करने के लिए तुम्हें ऑफलाइन टेस्ट ही देना चाहिए। एंड ऑनलाइन भी काफ़ी टेस्ट अवेलेबल है, लेकिन आप अगर ऐसे एरिया से बिलोंग करते हो जहाँ पर रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है या इतने बड़े लेवल पे टेस्ट सीरीज़ नहीं होता है, जहाँ आप अमंग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट अपना परफॉर्मेंस
कंपेयर कर सको, तो यू कैन ऑलवेज स्विच टू द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन. सो रिसेंटली आई हैव डिस्कवर्ड अ वेरी अमेजिंग ऐप Basidia, and I'm gonna tell you some of its very amazing features. So Basidia app is gonna help you a lot in your NEET preparation. And do you guys wanna know why I'm promoting this app? Because I'm in love with one of its feature. It gives you an option to customize your test. Means अब तुम टेस्ट के हिसाब से नहीं पढ़ोगे. You'll study the chapters that you want and you will select the chapters कि मैंने ये chapters पढ़ा है and I wanna give test of that particular chapters. You can customize your whole paper. And now I am feeling यार ये ऐप मुझे क्यों नहीं पता थी, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हमें कुछ चैप्टर्स पढ़ने का मन नहीं करता लेकिन टेस्ट में आता है इसलिए पढ़ना होता है, तो हम लोग अपना टेस्ट कस्टमाइज कर सकते हैं. चलो मैं इतनी खुश होकर बता रही हूँ जैसे मुझे ऑप्शन मिल रहा है. सेकेंडली, रीड और स्टडी अ टॉपिक फ्रॉम NCERT एंड सी इट्स वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल इन द ऐप एंड इमीडिएटली अटेम्प्ट मॉक पेपर्स. Okay, mock test or customize your test. Okay. Third, revise with key feature. की फीचर में क्या है, हाई यील्डिंग टॉपिक्स मार्क्ड है. बेसिस क्या है, बेसिस क्या है जो बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है पास्ट ईयर्स में, उसको उनने मार्क कर दिया है एज हाई यील्डिंग टॉपिक. सो यू कैन रिवाइज इट अकॉर्डिंग टू दैट प्रायोरिटी एज वेल. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ और मेरा फिर से इंपॉर्टेंट फीचर, इसमें जो मॉक पेपर्स है ना, इट इज़ कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द नीट पेपर्स एंड ये तुम्हें नीट के प्रिडिक्टेड रैंक भी बता देता है, टेस्ट के असली वाले नहीं, अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम ऑफ पास्ट नीट पेपर्स. एंड तुम्हें पता है इतना बेहतरीन तरीके से ये टेस्ट एनालिसिस करता है तुम्हारा टॉपिक वाइज, और ये तुम्हें साफ साफ बता देना है कि इस टॉपिक का तुमने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया, टॉपिक तुम्हारा बहुत वीक है, जाके पढ़ लो. मतलब मुझे नहीं लगता इससे अच्छा तुम कभी टेस्ट एनालिसिस कर पाओगे, लेकिन सीखना भी चाहिए. एंड मुझे ये फीचर बहुत अच्छी लगी, इतने बेहतरीन तरीके से टॉपिक वाइज इसने कैटेगराइज किया था तुम्हारे वीक और तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, जिसको तुम कवर करके ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ा लोगे. विश्वास नहीं हो रहा है इतना अच्छा कैसे हो सकता है, चलो खुद ही यूज करके देख लो. देन लेवल अप मॉक Test 3 is free for all students for this Sunday only, and it is available for the students that have subscribed to their app anytime. You can use my coupon code TJ10 for instant 10% discount on the subscription. चलो अब बहुत हो गया, हाँ बहुत तारीफ हो गई, अब आगे वीडियो में बढ़ते हैं. सो लेट्स कम बैक टू द वीडियो. और ज़्यादा तारीफ नहीं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें फिर से जो याद रखना है ना टेस्ट देते समय, वो है कि तुम्हें OMR की प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन होनी चाहिए. तुम ऑफलाइन दे रहे हो तो तुम्हारी OMR की प्रैक्टिस तब भी इतनी बेहतरीन नहीं हो पाती है, तो उसके लिए तुम जब भी बायो के क्वेश्चंस लगाओगे तुम OMR शीट में ही लगाओगे, ठीक है. क्योंकि अगर तुम इधर 10 मिनट लगा रहे हो ना घर पे टाइमर लगा के हमेशा OMR बनना, तो तुम एग्जामिनेशन हॉल में 15 मिनट लगाओगे. भाई मुझे तो इतना डर लगता था, मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी थी OMR बनने की, लेकिन तब भी ऐसा लगता था क्योंकि OMR शीट ही तुम्हारा कॉलेज डिसाइड करेगा, वही जाने वाला है और कुछ नहीं जाने वाला है. तुम अगर सही क्वेश्चन भी किए हो बट गलत OMR भरे हो तो भी तुम्हें कॉलेज नहीं मिलेगा. तो कम से कम या 40-50 शीट निकलवा के रख लो और रोज टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो. ऐसे नहीं कि बस टाइमर लगा के OMR भर रहे हैं, बिल्कुल वैसे मत करना है. क्वेश्चन सॉल्व करते करते भरना, ठीक है. ये बात हो गया. और पेपर बिल्कुल कंसंट्रेट करके दिया करो. पेपर देने से पहले एग्जामिनेशन हॉल में भी और घर में भी पेपर देने से पहले आधे घंटे तुम बेड पे एकदम स्ट्रेट लेटोगे और दिमाग बंद करके अपने आप को पॉजिटिव वे में मोटिवेट करोगे. हम जनरली क्या करते हैं ना भाई, 2 बजे से अगर पेपर दे रहे हैं तो 1:55 तक पढ़ते हैं, फिर 2 बजे से पेपर देना स्टार्ट कर देते हैं. ऐसे बिल्कुल नहीं करना. एग्जामिनेशन हॉल में भी तुम्हें 2 घंटे पहले पहुंचना होता है, तो वो अभी से आदत डालो. पेपर देने से आधे घंटे पहले बेड पे एकदम सीधा लेट के आइज क्लोज करके अपने आप को मोटिवेट करो, अफर्म करो कि अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है मैं अपना बेस्ट दूंगा. कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाओ, अपने आप को मोटिवेट करो, ठीक है. मैं जो तरीका यूज़ करती थी कंसंट्रेशन बढ़ाने का और अपना बेस्ट देने का टेस्ट में था, वो है आई यूज़ टू रिपीट आई बिलीव माई सेल्फ, आई विल गिव माई बेस्ट. ये मैं मतलब बहुत बार रिपीट करती थी, 100, 150, 200, मतलब एक ही चीज़ पे फोकस करो. जो पढ़ चुके हो यार पढ़ चुके हो, अब कुछ नहीं होना, आधे घंटे में कुछ नहीं होना. कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाओ ताकि पेपर में बेहतरीन कर पाओ, ठीक है. हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स वाइल गिविंग टेस्ट पे एक बहुत बेहतरीन वीडियो बना रखी है, तुम लोग नहीं देखते हो, तुम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं देखते, इसलिए मैं इस वीडियो के आगे इंसर्ट कर दे रही हूँ. वो पार्ट ध्यान से देखना, ठीक है. देख के आ जाओ.
So first thing, what you can do to avoid silly mistake is instead of brain reading, focus on eye reading. What is brain reading? Brain reading मतलब तुमने कोई भी क्वेश्चंस पहले DPP या PYQ या कहीं भी कर रखा है, तो तुमने एक बार उसको देख रखा है, तो तुम अगर दोबारा उस क्वेश्चन को तुम अपने टेस्ट में देखते हो ना, तो तुम्हारा ब्रेन ऐसे कहता है हाँ हाँ मुझे ये क्वेश्चन तो आता है, मैंने इसे देख रखा है, तो वो आगे के वर्ड प्रिडिक्ट कर लेता है, स्किप कर लेता है, या उसको लगता है कि सेम क्वेश्चन है। तुम्हें अपने ब्रेन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। तुम जब भी टेस्ट दोगे, ऑफलाइन दे रहे हो तो तुम पेन रख रख के पढ़ोगे, अगर ऑनलाइन दे रहे हो तो भी मैं अपने टैब में ना पेन रख रख के पढ़ती थी कि मेरा ब्रेन रीड ना करे। मुझे पेन रख रख के अंडरलाइन तो नहीं कर पाती थी ताकि हर एक वर्ड अच्छे से पढ़ूं, क्योंकि तुम्हें पता है की वर्ड्स जो होते हैं ना उसके स्किप करने से पूरा क्वेश्चन बदल जाता है, और ये मिस्टेक्स मेरे साथ हो चुकी है। लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, फॉल्स, इनकरेक्ट, करेक्ट, ये सारे की वर्ड्स हम लोग भूल जाते हैं, और ये हमारे सिली मिस्टेक्स का सबसे मेन रीजन होता है। दूसरा, जो तुम करते नहीं हो जिसकी वजह से सिली मिस्टेक होता है, तुम रिकॉल नहीं करते हो। जब भी तुम बायो में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में किसी में भी अगर तुम क्वेश्चन पढ़ते हो, जैसे फिजिक्स में कोई फॉर्मूला रिकॉल करना होता है, लेकिन मैं स्पेशली अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, ऑर्गेनिक के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की या मेजर बायो की बात करूं, तो तुम जब भी क्वेश्चन पढ़ा करो उसमें कोई भी एक टॉपिक पढ़ा करो। लाइक अगर मैंने पढ़ लिया पॉलिनेशन, क्वेश्चन पूरा पॉलिनेशन से रिलेटेड है, तो मैं क्या करती थी ना, पहले ऑप्शन पढ़ने से पहले, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने से कितने बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है कि यार ये भी सही हो सकता है, ये भी, तो पहले पॉलिनेशन टर्म पढ़ा, आइज क्लोज करके उसको रिकॉल किया कि पॉलिनेशन के पैराग्राफ में मैंने क्या क्या चीज पढ़ी थी। जब तुम रिकॉल हो जाते हो तो तुम 100% कंफर्म हो जाते हो, फिर जब तुम ऑप्शन पढ़ते हो तो तुम करेक्ट टिक करके आते हो। सो द थर्ड पॉइंट इज सॉल्व पेपर इन राउंड्स। आई वुड रियली रिकमेंड सॉल्व पेपर इन 3 राउंड्स रेदर देन सॉल्विंग कि हाँ फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन। सीरीज में हम लोग करते थे ना स्कूल में, क्योंकि हम लोग का सब्जेक्टिव पेपर होता था, तो हम लोग की आदत हो जाती है कि वही लाइन से सॉल्व करने की, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या है, तुम्हें बबलिंग करना है, ठीक है। तो तुम जब देखा करो कि लाइन से 3-4 क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहे, तुम पेज पलट के दूसरे पेज से चालू कर दिया करो, उससे तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कम होगा। फर्स्ट राउंड में बिल्कुल ही वन गो में जो क्वेश्चंस देखते ही सॉल्व हो जाते हैं उसको सॉल्व किया करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। फिर सेकंड राउंड में जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला होता है ना, पेन से सॉल्व करने वाला होता है, उसको भी कैसे करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगी, ठीक है, ताकि सिली मिस्टेक ना हो, उसको सॉल्व किया करो। और थर्ड राउंड में ना जो बिल्कुल ही कंसेप्ट भूल चुके हो, जो स्ट्राइक नहीं कर रहा है, जो नहीं आता है, जो टफ है, उसको थर्ड राउंड के लिए रख दिया करो। ऐसे तुम पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हो कि बायो में पहले मैं सबसे इजी, फिर मीडियम, फिर वैसे, या फिर ऐसे तो पूरा पेपर के लिए भी कर सकते हो। और एक बहुत ही गंदा वाला चीज जो बच्चों के दिमाग में, मेरे दिमाग में भी आ जाता है कि मैं जब पेपर देती हूँ तो वो क्वेश्चन नहीं आता, जब मैं घर जाती हूँ तो वो क्वेश्चन कर लेती हूँ। तो उसके लिए तुम ना एक आदत डालो, तुम जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया करो ना, उसमें एक टाइमर लगा के किया करो, क्योंकि तुम्हें क्या होता है ना कि पेपर में तुम्हें स्ट्रेस रहता है, 180 क्वेश्चन करने होते हैं तुम्हें 3 घंटे में, तुम्हें पर क्वेश्चन के लिए अगर लमसम देख लो तो 1 मिनट ही मिलता है, 1 मिनट ही मिलता है अप्रॉक्सीमेटली। तो तुम्हारे मेंटल प्रेशर रहता है कि 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो तुम नहीं कर पाते हो। जब तुम्हारे ऊपर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है, जब तुम घर पे होते हो तो तुम्हें कोई टाइम बाउंडेशन तो होता नहीं है, तो तुमसे वो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाता है। तो तुम अपनी ये टाइम बाउंडेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट डाल लो। जब भी क्वेश्चन किया करो, अरे 5 क्वेश्चन भी किया करो ना, तो 6 मिनट 7 मिनट का टाइमर लगा के किया करो, ठीक है। तो जब तुम टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो तुम अपने ब्रेन को ट्रेन कर दोगे कि तुम्हें ये क्वेश्चन अंडर प्रेशर एक्यूरेटली सॉल्व करना होगा। ओके, तो ये चीज हो गया। और जो फोर्थ सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स मैं करती थी, मैं कैलकुलेशन मिस्टेक, यार 2+3 को मैं 6 लिख देती थी, यार अब बताओ क्या। तो उसके लिए जब मैं मतलब नीट के कुछ दिन बचे हुए थे और मैं सिली मिस्टेक ऐसा वाला बहुत ज्यादा कर रही थी, तो मेरी मम्मा ने मुझे बताया, सोचो तो मैं रो रही थी कि मेरा एग्जाम में अगर ऐसा हो गया तो मेरे नंबर कितने कम चले जाएंगे। तो तुम्हें क्या करना है ना कि तुम जैसे हमारी और सबकी मैक्सिमम लोगों की आदत होती है कि हम लोग फिजिक्स का या केमिस्ट्री का कैलकुलेटिव क्वेश्चन पीछे पेज पलट के ऑफलाइन टेस्ट देते हो तो कहीं भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम उसको रीचार्ज ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग ने इतना रफ तरीके से सॉल्व किया होता है कि हम लोग फिर उस कैलकुलेशन को देख ही नहीं पाते। तो तुम जब भी क्वेश्चन सॉल्व किया करो तो एकदम छोटा छोटा सा एक सेक्शन बना के क्वेश्चन नंबर लिख के उसको ऐसे जैसे स्कूल में करते थे बहुत बड़ा बड़ा, लेकिन थोड़ा सा रफ चलता है यार, अपनी हैंडराइटिंग समझ में आती है।
तो उधर एक सेक्शन बना के साफ साफ सा हर कैलकुलेशन जो तुम करते हो एकदम साफ सा लिख के कर लिया करो, ताकि तुम उसको एक बार रीचेक करो तो तुम्हें समझ में आ जाए कि हाँ मैंने सही किया है। इस टेक्निक से मैंने एग्जाम में 6 सिली मिस्टेक्स होने से बचाया था। मतलब पूरा मैंने अपने आप को नई सिलेक्शन होने से सिलेक्शन की और लेते गई थी मैं, बस ये टेक्निक यूज करके। तो ये तुम बिल्कुल जरूर करना। अगर जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उस क्वेश्चन के बगल में भी जगह होती है, उधर ही छोटा छोटा सा कैलकुलेशन कर लेना, लेकिन पीछे एक साथ सबका कैलकुलेशन मत करना, क्योंकि फिर तुम उसको रीचेक नहीं कर पाओगे। और अगर उधर ही कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हें पता होगा कि उसी क्वेश्चन का कैलकुलेशन है, तुम रीचेक करोगे तो तुम्हारे कैलकुलेशन सही हो जाएंगे। होप तुमने वो सारे पॉइंट्स ध्यान से सुने होंगे और अब तुम ऐसे ही पेपर दोगे सारे बातों को ध्यान में रख के। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून, बाय बाय, लव यू ऑल। अच्छे से पढ़ाई करना, और मैं तो हूँ ही यार, वीडियो बनाती रहूंगी।